अगर आप एग्जाम से एक रात पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके आओगे, ये वादा रहा आपसे। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड खुल जाएगा, आपको तरीका पता चल जाएगा, ट्रिक्स पता चल जाएंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने की, में मार्क्स लाने की। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस वी ऑल नो वेरी वेल कि CUT इंग्लिश 200 मार्क्स की होने वाली है, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इस तरह से 200 नंबर बन जाते हैं, 40 क्वेश्चन 200 मार्क्स, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम वेटेज होने वाला है। 3 तरह के आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में कवर है, लिटरेरी, फैक्चुअल और नरेटिव। तीनों में क्या स्ट्रेटेजी लेगी? ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटेजी है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। बंद जाओ अगले 4 मिनट के लिए मेरे साथ। स्टेप नंबर 1 क्या होना है हमारा? सॉफ्ट सिग्नल अप्रोच करना है। क्या करना है? सॉफ्ट सिग्नल लगाने हैं। क्या है ये सॉफ्ट सिग्नल? करना क्या है? देखो मैं ध्यान से आपको एक बात बताने वाला हूं। NTA हो, UGC हो, CBSE हो, इन सभी एजेंसीज ने, इन सभी बॉडीज ने एक काम करना शुरू कर दिया है कि बच्चे की ना अक्ल देखना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितना IQ है, कितना वो चीजों को कॉम्प्रिहेंड करता है, यानी समझ कितना पाता है, कितना भेजा है तुम्हारे अंदर, वो टोटल तुमसे ये देखना चाह रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ इंग्लिश देखना नहीं है कि इंग्लिश कितनी आती है, उनका मकसद यह भी है कि बच्चे का IQ लेवल कितना है, कितने चीजों को समझता है, ये वो आपसे देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जाल बिछा रखा है। जाल क्या कि आपके सामने पैसेज लिख रहे हैं, 3-4 आपके सामने पैराग्राफ आएंगे, लंबे चौड़े, है ना। अब उनके बेस जो क्वेश्चन होंगे ना, वो जानबूझ के इस तरह से पैसेज होंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि आप फंस जाओगे। आप उनके रास्ते पे ऐसे प्लान से जाओगे और गड्ढे में गिर जाओगे। लेकिन अब जो मैं तरीका बताऊंगा वो उसकी काट है। काट क्या? सॉफ्ट सिग्नल अप्रोच करना है। पता है इन लोगों ने क्या किया? CBSE, NTA, जितने भी लोग हैं, ये पता है इस तरह के पैसेज बना रहे हैं कि जिसमें आपको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, उनमें से ऑलमोस्ट जो 2-3 ऑप्शंस होते हैं ना क्वेश्चन के, वो बड़े इलॉजिकल डाल देते हैं। ये लोग क्या डाल देते हैं? बड़े इलॉजिकल डाल देते हैं, ये देखने के लिए कि आप गधे हो के स्टूडेंट, है ना। तो हम कह देंगे कि हम क्या स्टूडेंट है भाई, हमारे अंदर दिमाग है, हम समझ पा रहे हैं चीजों को। तो आपको पहला काम क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या? क्वेश्चन नंबर 1 को रीड किया, उसके ऑप्शंस को पढ़ा। मुझे नहीं पता कि पैराग्राफ क्या है, मैं मान के ही नहीं चल रहा। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं और जो क्वेश्चन है उसमें वो कौन से ऑप्शन है जो बिल्कुल गधे वाले हैं, जो बिल्कुल बेवकूफों वाले हैं, जो बिल्कुल बन ही नहीं रहे, बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऑप्शन या ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल इलॉजिकल है, तो मैं अपना सॉफ्ट सिग्नल लगाऊंगा। सॉफ्ट सिग्नल क्या? उन वाले ऑप्शन को ऐसे पेंसिल से ना एक बार में कट ही कर दूंगा। और पेंसिल से नहीं कटना करना चाहता तो अपने माइंड में कट कर लूंगा कि ये वाले ऑप्शंस तो हो नहीं सकते। कर लिया इतना काम? कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें भी यही करा, उसमें भी यही रिपीट किया। क्या? क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शंस देखे, जो ऑप्शन बिल्कुल इलॉजिकल लग रहे हैं, बिल्कुल इलॉजिकल, उन्हें कट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि मेरे पास ना, अभी मैंने टाइम भी वेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मुझे एटलीस्ट इतना तो पता है कि ये 2 ऑप्शन है जो सही हो सकता है, इनमें से कोई सा एक। ये 2 ऑप्शन तो मैंने पहले ही राइट ऑफ कर दिए। समझ में आया कि नहीं? और क्या करा? इस तरह से मैंने मान लो मेरे 4-5 क्वेश्चन आराम से पढ़ लिए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से आपका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पैसेज को किस तरह से देख रहा है एग्जामिनर, वो कैसे आपको देखना चाहता है, उस पैसेज को कैसे दिखाना चाहता है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन तो यही पूछेगा। तो जब आप अब क्या करोगे? स्टेप नंबर 2 में, अब जब आप मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शंस पढ़ने के बाद, जब आप स्टेप नंबर 2 पे जाते हो पैसेज को पढ़ने, जब आप पैसेज को पढ़ने जाते हो, पैराग्राफ को पढ़ने जाते हो, तो अब आपको मालूम है कि किस तरह के क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। तो पैसेज को मुझे किस अंदाज में पढ़ना है, क्या नॉलेज मुझे वहां से निकालनी है, क्या इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये मुझे अपने आप ही पता लग जाएगा। क्योंकि इतना तो मुझे आइडिया, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, 12th क्लास पास कर चुका हूं, 60-70% तो लेके आए हुए हूं। इतना तो मुझे पता है कि एग्जामिनर ने नीचे जो क्वेश्चन अभी पूछे थे वो उससे रिलेटेड बातें ऊपर कहां कही गई हैं, वो मैं झट से पकड़ लूंगा कि नहीं पकड़ लूंगा। क्या मुझे ज्यादा आइडिया हो रहा है, या पहले मैं पूरा पैसेज पढ़ता और नीचे क्वेश्चन में फंसता? सोच के देखो, आपको खुद समझ में आएगा। भी करूंगा, आपके सामने करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं यहां आपका ना टाइम वेस्ट करने तो आया नहीं हूं कि मैं यहां पे लंबे लंबे चौड़े चौड़े आपको पैसेज कराऊं, खुद सॉल्व करूं, आप देख के ताली पीटते रहो, है ना। ये मैं नहीं करने वाला हूं, मैं आपको तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। ये इतनी कमाल की स्ट्रैटेजी है ना, आप इस तरह से जब आप पैसेज करने बैठोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको पैसेज और पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन इजी लगेंगे। ठीक है, कर लिया। अब पैसेज करा,
अब पैसेज को रीड करना शुरू किया। रीड करते ही मेरे माइंड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो आया था, इस पे बेस, अच्छा इस लाइन पे बेस था, अच्छा नीचे मैंने जो ऑप्शन काटा था सही काटा था ना। सॉफ्ट सिग्नल मैंने लगा ही रखा था, सॉफ्ट सिग्नल मैंने यहां पे लगा ही रखा था कि हाँ ये गलत हो सकते हैं। तो जो मुझे कंफर्म्ड हो गया कि ये वाले ऑप्शन तो गलत थे, उनको मैंने अपने माइंड में बिल्कुल कंफर्म कर लिया, हाँ अब ये वाले तो कटे, और जो सही आंसर था वो मुझे अपने आप ही वहां पे मिल जाएगा, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर मैं ऐसे कट से लगा दूंगा। लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा? बिल्कुल लगा पाऊंगा सर, करके दिखाओ ना। अभी करके बताता हूं। एक और चीज करनी क्या है, एक स्टेप और याद रखना है आपको। ये बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल तरीका, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाऊंगा, उसमें ऐसी हरकतें हैं और आगे भी ऐसी हरकतें होंगी जहां पे लॉजिकल ऑप्शंस दिए जाएंगे और देखा जाएगा कि ये बच्चा है कि गधा है ना। तो हम तो गधे नहीं है, हम तो बड़े चालाक स्टूडेंट है भाई, डियर सर से पढ़ते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, जेन जी है हम लोग। चलो जी, अब स्टेप नंबर 3 क्या याद रखना, जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे ना बहुत ज्यादा स्टिक रहना है आपको। स्टिक का मतलब उससे मत बाहर भागना, क्वेश्चन को ध्यान से पकड़े रहना, क्वेश्चन का दामन पकड़े रहना, क्वेश्चन को चाहे 4 बार रीड करना पड़े करना, उससे मत भागना कि पूछ क्या रहा है, एकदम अकल बड़ी है भैंस, बड़ा सिंपल सा रखना है ना। आसमान का कलर कौन सा होता है, नीला के पीला, एकदम याद रखना, बिल्कुल उस चीज से भाग, ये देखते रहना पूछा क्या गया है, वो जवाब देना है हमें जो पूछा गया है, उन सवालों का जवाब मत ढूंढने निकलना जो पूछा ही नहीं गया है। अभी दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपसे रहा नहीं जा रहा। चलो कुछ स्टेप बाद में बताऊंगा, पहले कुछ दिखा दूं आपको। आओ चलो क्वेश्चन दिखा दो। अभी स्टेप याद रखना, क्या सॉफ्ट सिग्नल, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने, जो ऑप्शन गलत लग रहे हैं पहले उनको एकदम स्ट्राइक आउट कर देना है ना। फिर क्या करना है, पैसेज को रीड करना है, और जहां भी मुझे लगे कि हाँ मेरे किसी भी क्वेश्चन में फंस रही थी ये वाली बात, जैसे इंफॉर्मेशन मिली करेक्ट आंसर फिर कर देना है। कर दोगे, इतना छोटा सा काम है ना, आओ करते हैं। दोस्तों सीयूईटी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो मैंने आपके सामने खोला हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने पैसेज को पढ़ा ही नहीं, छुआ भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। हाउ वर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर। मुझे नहीं पता ट्री कौन था या रिलेटेड बॉय कौन था, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं ना, ट्री मतलब पेड़ होता है। मुझे इंग्लिश ज्यादा नहीं भी आती ना, तो भी ना मैं जितनी इंग्लिश समझ पा रहा हूं अपनी पूरी ताकत लगा के वो समझने की कोशिश करूंगा। ये मत सोचना मुझे नहीं आता, यूं सोचो आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो भाई क्या लिटिल बॉय है एक और ट्री है, तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है। अब मैंने इनके ऑप्शन देखने की कोशिश करी, इसे अभी क्या सॉफ्ट सिग्नल लगाऊंगा, अभी मैं अपना मन नहीं बना रहा कि क्या सही आंसर है क्या गलत, सिर्फ अभी सॉफ्ट रखूंगा, ठीक है। जब ऊपर मुझे उसका सबूत मिल जाएगा तो उसे पक्का कर दूंगा। आओ चलो देखते हैं। पहला, दे वर क्लोज कंटेंडर्स इन देयर रेस टू सर्वाइव। ये कह रहा है कि भाई जो लिटिल बॉय और ट्री हैं वो दोनों क्लोज कंटेंडर से सर्वाइव करने के। क्या कभी कोई पेड़ और कभी इंसान में सर्वाइवल की लड़ाई हो सकती है? भाई अकल बड़ी है भैंस, आप इतने समझदार तो नहीं, ये दोनों में सर्वाइवल की लड़ाई थोड़ी है भाई। हमें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, ये सर्वाइवल कहां से आ गया बीच में, ये तो नहीं हो सकता। फिर भी अभी मैंने मन नहीं बनाया, इसको मैंने नहीं भी काटा। दूसरा देख लेते हैं, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन। ये शायद लॉजिकल सा लग रहा है कि हाँ वो साथ एसोसिएशन रहा है, मतलब एसोसिएट रहे, मिलके रहे हैं लंबे समय से, तो वो दोस्त बन गए, वेरी क्लोज फ्रेंड हो गए। अभी मन नहीं बना रहा, सॉफ्ट सिग्नल लगाऊंगा। दे वर कॉलीग्स एज दे वर्क टुगेदर। अरे ट्री है, कोई इंसान नहीं है, वो कॉलीग कहां से हो जाएगा? क्या मैं इसको काट सकता हूं? हाँ काट सकता हूं, मेरा एक ऑप्शन यहीं पे कट हो गया। दूसरा देखते हैं, दे वर कॉम्पिटिटर्स इन देयर नीड टू फुलफिल देयर ओन नीड। क्या ट्री और ये कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं? नहीं, ये भी मैंने काट दिया। देखा जाए तो मुझे मेरा आंसर तो अभी मिल गया, वो तो मैंने आपकी वजह से, कि चलो बच्चे मुझे यूं ना कहे कि सर आपने तो बिल्कुल एकदम पकड़ लिया। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर ने इसका सही आंसर पहले ही समझ लिया कि क्या होगा बिना पैसेज पढ़े, लेकिन मेरी तसल्ली कब होगी? जब मैं अब पैराग्राफ को पढ़ने जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा, मैंने एक सॉफ्ट सिग्नल क्या लगाया कि इसका सही आंसर क्या लगा लिया, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन। ये मैंने एक सॉफ्ट सिग्नल लगाया कि ये मेरा सही होगा, बाकियों को मैंने काट के रखा, लेकिन अभी माइंड में रख लिया बस कि अच्छा ये वाली बात हुई थी, अच्छा इसका आंसर अभी मैं ऊपर ढूंढूंगा बाद में इसके बारे में देखूंगा। अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, उसमें भी यही अप्रोच करूंगा, सॉफ्ट सिग्नल पहले लगाऊंगा। आओ देखते हैं ना क्वेश्चन क्या है मेरा। द स्टोरी हाईलाइट्स अ टिपिकल सेल्फिश ह्यूमन नेचर वी आर ऑल फेमिलियर विद, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये स्टोरी हाईलाइट करती है जो ह्यूमन का सेल्फिश नेचर होता है उसको। यानी मुझे इतना समझ में आ गया कि बॉय को क्या दिखाया गया होगा, सेल्फिश दिखाया गया होगा। ट्रीज को क्या दिखाया गया होगा? हीरो दिखाया गया होगा, हमें सपोर्ट करते, छाया देते, हम ऑक्सीजन देते, सब कुछ देते हैं ना। ये समझ में, स्टोरी समझ पा रहे हो? बिना पढ़े स्टोरी समझ में आ रही है। यार मेरा पेपर नहीं है, मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया, सीयूईटी एनटीए वालों ने बनाया भाई, ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो रखा है। चलो, कंपैशन एंड बेनेवोलेंस है, कंपैशन
दया दिखा रहे हो क्या? उनके बीच में प्यार है क्या? कोई भी तरस खा रहा, कोई ना तरस खा रहा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और भाई मुझे मारो मारो मुझे मारो भाई मारो, वही वाली हालत हो गई भाई। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यहां सेल्फिश ह्यूमन नेचर को दिखाया स्टोरी में, तो कंजर्वेशन अगर कर रहा हो तो सेल्फिश थोड़ी बोलता। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी भी सॉफ्ट सिग्नल मैंने कट लगाया, परमानेंट राय नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें मैं टाइम लगा सकता हूं, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा वेटेज है तो टाइम ले सकते हो आप, ठीक है। अभी ऐसे रफली आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइंडलेस ग्रीड टू पोजेस मोर एंड मोर वेल्थ। माइंडलेस ग्रीड, बिल्कुल दिमाग से हटके एक ऐसा लालच है, सोच ही नहीं रहे दिमाग से, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को हासिल करने। इसको ये शायद सही हो सकता है, अभी मैंने अपना दिमाग नहीं बनाया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हार्टलेस एंड फूलिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। ये सबसे सही लग रहा है। हार्टलेस, बिल्कुल भी दया नहीं आती, क्योंकि सेल्फिश नेचर, क्योंकि हम पेड़ों को काटते रहते हैं। फूलिश एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फूलिश, बेवकूफों की तरह काटे जा रहे हैं काटे ही जा रहे हैं। पेड़ लगा दे तो बात सही हो जाएगी। तो इन दो ऑप्शन में तो लड़ाई हो सकती है, लेकिन ऊपर के दो तो बिल्कुल ही बेवकूफों वाले मुझे लग रहे हैं। क्या मुझे इसका आंसर जैसे ही मैं ऊपर पैसेज पढ़ूंगा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन मेरा काम कितना आसान हो गया। पहले मुझसे कहा जा रहा था कि 4 ऑप्शन में से एक सही है, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा तो ये तो इतने इलॉजिकल ऑप्शंस थे कि मुझे सिर्फ 2 में एक को सही देखना है, और वो मैं आराम से देख पाऊंगा। और क्वेश्चन देख लूं, आओ देख लेते हैं, आपके कहने से देख लेता हूं। The stump of the unselfish tree burnt in the fire, softly humming a tune. अब जो उसको लड़ाया जा रहा था, स्टम्प लकड़ी का एक जो एक डला था, एक वो थी, क्या कहते हैं, लकड़ी थी, उसको जलाया जा रहा था, तो वो आवाज नहीं आती, कच ऐसे आवाज आती ना जलने की, उस आवाज को इन्होंने एक ट्यून के बारे की तरह बताया गया कि एक ट्यून जैसे बज रही हो, वो अपना गाना बजाती जब वो मर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या था? वो एवरी ट्री सिंग्स व्हेन इट इज बर्न्ड। इसका मतलब ये था कि जो भी ट्री होता है, जो भी लकड़ी होती है, वो गाना गाती है जब वो जल रही होती है। अब भाई जल के तो उसकी जान जा रही होती है और रोती होगी, लेकिन कभी भी गाना नहीं गाती होगी। तो क्या ये बेवकूफों वाला ऑप्शन दिया गया है? हाँ देखिए, इसे काट दो, पहले काटो, पहले फुर्सत में इसको दफा करो इसको यहां से, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल्फिश ट्री felt no pain, selfless tree felt no pain even in its acute suffering while dying, caring for others. उसे कोई दर्द ही नहीं होता। क्यों नहीं दर्द होता भाई? पेड़ों में जान नहीं होती क्या? बिल्कुल जान नहीं होती क्या? उनको खाना पीना नहीं चाहिए होता? नहीं होता। उन्हें काटते हो क्या वो नहीं रोते? हाँ भाई रोते, हमें नहीं दिखता। तो ये तो बेवकूफों वाली बात है कि फेल्ट नो पेन, नो पेन, मर रहा है नो पेन, तुम्हें गोली मार दी, तुम्हें कुछ पेन ही नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूं बाय बाय, ऐसा थोड़ा होता है। तो ये भी मेरा ऑप्शन एकदम कट रहा है ना, है ना। ऐसे ही द ट्री वॉज अ फूल एंड वॉज हमिंग एज इट डिड नॉट रियलाइज दैट इट वॉज डाइंग। ट्री फूल था, बेवकूफ था, बेवकूफ था, तुम्हारे लिए जान दे रहा था मोहब्बत में। कोई तुमसे प्यार करता है ना, तो अगर तुम्हारे लिए कुछ करता है वो प्यार में, उसको बेवकूफ मत समझो। मोहब्बत बेवकूफी का नाम नहीं होती, वो जज्बात होते हैं। तो यहां पे ट्री के जज्बात थे, तुम्हारे लिए वो लकड़ी जल रही थी और तुम समझ ही नहीं पाए, है ना। तो दोस्तों मुझे तो आंसर यही मिल गया सी, क्योंकि बाकी 3 तो बेवकूफों वाले थे। पैसेज को बिना पढ़े मुझे आंसर मिल गया। सॉफ्ट सिग्नल क्या मैं सी पे लगा दूंगा? हाँ लगा दूंगा। बाद में इसकी कंफर्मेशन कहां से करूंगा? मैं जैसे ही पैराग्राफ को पढ़ूंगा ना, यहां पे ये रहा मेरा पैराग्राफ, वहां से ना मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये क्या सही है कि गलत है। दोस्तों स्टेप नंबर 2 है कि पैराग्राफ को पढ़ना है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, उनके ऑप्शंस भी देख लिए, अपने सॉफ्ट सिग्नल भी लगा लिए कि हमें कौन से गलत लग रहे हैं, कौन से सही। उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो है कि क्वेश्चन क्या पूछे गए, ऑप्शंस क्या दिए गए। ये सब जानते हुए अब हम पैराग्राफ को पढ़ने आए, अपनी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, अपने आंसर्स को कंफर्म करने के लिए कि हमने जितना दिमाग चलाया क्या वो सही चला है कि नहीं। अब जो पैराग्राफ पढ़ोगे, जितनी आपको इंग्लिश आती है ना उतना समझ के पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि इसकी सारी वोकैब आपको आती होगी, नहीं भी आती कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना, समझने की कोशिश करना, मोटा मोटा समझने की कोशिश करना। आओ चलो पढ़ लेते, जल्दी से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री एंड अ लिटिल बॉय हु यूज्ड टू प्ले इन इट्स शेड। कि एक स्टोरी है ट्री की, लिटिल बॉय की, जो उसके शेड में खेलता था, है ना। अच्छा आ जाते, दे हैड बिकम फ्रेंड, वो दोस्त बन चुके थे। वन डे द बॉय सेट लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री क्राइंग, वो रो रहा था बच्चा। ही वाज हंग्री, भूखा था। ईट माय फ्रूट सेट द काइंड ट्री बेंडिंग डाउन ऑन इट, तो पेड़ झुका और कहा मेरे फल खा लो, यानी पेड़ ने फल दे दिए, ठीक है ठीक है। यानी कॉम्पिटिटर तो नहीं थे वो। दिमाग में ये आया कि ऑप्शन था कॉम्पिटिटर वाला ही, वो तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन था। नहीं कॉम्पिटिटर थोड़ी थे, दोस्त थे, दोस्त थे। एक मदद कर रहा है, एक खा रहा है,
केक खा रहा है ना, इतना तो क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ जाता हूं, द बॉय एट द फ्रूट, उसने खाया, हैप्पी हो गया। द बॉय ग्रू अप, बड़ा हो गया। वन डे ही सैट अंडर द ट्री विद एन एंशियस लुक ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे कोई एंशियस लुक, एंशियस पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड द ट्री, ट्री ने पूछा भाई साहब क्या बात है। आई एम गोना मैरी एंड आई वांट अ हाउस टू लिव इन, मैं शादी करना चाह रहा हूं, मुझे घर चाहिए, घर चाहिए। सेड द यंग मैन, अब उस बच्चा बड़ा हो गया तो उसने कहा मुझे घर चाहिए। कट डाउन माय ब्रांचेस, मेरी ब्रांचेस काट लो एंड बिल्ड योर हाउस, अपना घर बना लो। यहां भी ट्री क्या कर रहा है, ट्री उसको दिए जा रहा है और वो लिए जा रहा है, ट्री दिए जा रहा है वो लिए जा रहा है ना। तो ऑप्शन जितने भी मेरे दिमाग में उल्टे सीधे आ रहे थे कि वो कॉलीग है, वो आपस में कॉम्पिटिटर है, वो तो बकवास की गई थी। मुझे यहां से क्या मेरा आंसर मिल रहा है ना, हाँ मिल रहे हैं सर, आसान लग रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा क्या हुआ, द यंग मैन बिकम अ सेलर, अब क्या हुआ, वो क्या बन गया, एक नाविक बन गया है ना। अब वन डे ही सैट अंडर द ट्री विद अ वरीड लुक, अब फिर परेशान था, व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड द ट्री, उसने पूछा माय कैप्टन इज अ क्रूल फेलो, आई वांट अ शिप ऑफ माय ओन, मुझे अपना शिप चाहिए। अब उसने क्या किया, ट्री ने सेड द सेलर कट डाउन माय ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप, अब भैया कट डाउन कर दो मेरे ट्रंक और शिप ले लो, बना लो शिप। द सेलर लॉस्ट हिज शिप एंड रिटर्न होम एज अ हेल्पलेस ओल्ड मैन ऑन अ कोल्ड विंटर्स डे, ही स्टूड वेयर द ट्री वंस वाज लीनिंग ऑन हिज स्टिक एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। अब वो बुढ़ा हो गया था, अब ठंड का माहौल था, उसे ठंड लग रही थी, उसने कहा मुझे बड़ी ठंड लग रही है। फिर पेड़ ने क्या कहा, मेक अ फायर ऑफ मी एंड वार्म योरसेल्फ, सेड द स्टंप। अब उसने क्या कहा, अब तो वो लकड़ी तो पूरा पेड़ तो खत्म ही सा हो गया था, एक लकड़ी बची तो उसने कहा था मुझे भी जला लो, हाथ सेक लो। और ये कहते हुए क्या करा उसने, द स्टंप ऑफ द अनसेल्फिश ट्री बर्न्ड इन द फायर सॉफ्टली हमिंग अ ट्यून, और वो टन 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 ऐसे करती आवाज करती हुई गीत की तरह वो जल भुन गई। ये पूरा पैराग्राफ था कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर आपको आ गए। आओ जल्दी से क्वेश्चन देखते, देखो कितने आसान लगेंगे। हाँ, हाउ वर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे थे। अब पहले से सॉफ्ट सिग्नल मेरे लगे हुए थे, मुझे क्वेश्चन पता थे, क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे जब मैं आंसर पढ़ रहा था, तो मुझे अच्छे समझ में आ गया कि वो क्या थे। दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन, क्योंकि वो बुढ़ा हो गया था, जब बच्चे से बुढ़ा हो गया था तो वो क्या था, वो आपस में क्या बन गए थे, दोस्त बन गए थे। ये पता है आपको आसान क्यों लग रहे हैं, अगर मैं पहले पैराग्राफ पढ़ता ना तो ये आपको इतने आसान लगते ना, क्योंकि आप भूल चुके होते कि क्वेश्चन अच्छा ये क्या पूछ ले, हाँ कुछ ऐसी बात तो थी, आप कंफ्यूज रहते, आपके माइंड में हर वक्त क्वेश्चन चल रहा था, उल्टे सीधे जो ऑप्शन थे वो चल रहे थे, इसलिए आपको क्लैरिटी ज्यादा हुई, आपके माइंड को चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई कि कहां बेवकूफों वाली बात थी। अब मुझे आप ईमानदारी से बता दो, क्या इस पैराग्राफ में आंसर छुपे हुए थे? नहीं, एज इट इज आंसर नहीं छुपा हुआ था, आपके माइंड पे जोर डाला गया है कि आप सही आंसर बताओ। क्या इसमें इंग्लिश पूछी गई थी? नहीं, इंग्लिश नहीं पूछी गई थी, आपकी कॉम्प्रीहेंशन को देखा गया था, आपके माइंड में कितनी चीजें हैं, क्या आपका आईक्यू लेवल है, कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ये देखना चाह रहे थे। समझ में आया कि नहीं, मोटा मोटा आइडिया हुआ कि नहीं? आओ चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। दोस्तों बहुत बार आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो दोनों ही ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहे होंगे, अब उनमें कैसे चुनाव करना है, कैसे सही ऑप्शन को पहचानना है, आओ दिखाता हूं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था कि द स्टोरी हाइलाइट्स अ टिपिकल सेल्फिश ह्यूमन नेचर वी आर ऑल फैमिलियर विद, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जिसमें हमने दो ऑप्शन को पकड़ा था। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तो बेवकूफों वाली बात है, उसे पूरा पेड़ कटवा दिया था, कंजर्वेशन कहां हो रहा था। कंपैशन एंड बेनेवोलेंस ये भी नहीं था, कोई दया वया किसी को भी ना आ रही थी, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन बचे थे, माइंडलेस ग्रीड टू पोजेस मोर एंड मोर वेल्थ, हार्टलेस एंड फूलिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। अब दोनों सही लग रहे हैं, पहले वाला ऑप्शन ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। आपको याद रखना है कि जो दोनों चीजें हैं ना, जैसे माइंडलेस ग्रीड टू पोजेस मोर एंड मोर वेल्थ, आपको दोनों ही ऑप्शंस में ये चीजें याद रखनी है कि पूरी एग्जैक्ट करेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं आधा सच हो और आधा झूठ। इसमें क्या था, माइंडलेस ग्रीड था, हाँ भाई ग्रीड तो था, ग्रीड देखते मुझे सही लगने लगा, मुझे भी सही लगने लगा था, ईमानदारी से बताऊं तो एज अ टीचर मुझे सही लगने लगा कि भाई ग्रीड है, ये वाला आंसर एकदम से लगा देता हूं। वो तो नीचे वाला ऑप्शन भी मुझे हार्टलेस लगा तो मेरा ये भी सही है। अब क्या दोनों में सही कैसे है? याद रखना आगे की बात भी सही होनी चाहिए, आधा ऑप्शन सही होने से काम नहीं बनेगा। आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो आधे सही होंगे, लेकिन ये मत देखना आधे वाला भी सही है क्या, जैसे इस तरह से सोचोगे ना, इस तरह से पढ़ोगे तो आंसर मिलना शुरू होगा। अब देखो माइंडलेस ग्रीड तो है क्या करने के लिए, मोर एंड मोर वेल्थ के लिए। क्या यहां वेल्थ की लड़ाई थी? क्या वो पैसे बचा रहा था? नहीं, वो तो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था, पैसे नहीं बचा रहा था, वेल्थ नहीं खड़ी कर रहा था। वो तो सब लुट पिट गया था ना, उसका तो जहाज भी चोरी हो गया था। हार्टलेस एंड फूलिश एक्सप्लॉयटेशन, हार्टलेस था हाँ, उसमें दया नहीं थी, पेड़ कटवाता गया वो काटता गया। फूलिश एक्सप्लॉयटेशन नेचर का था हाँ, फुलिश तो था, चाहता तो एक और पेड़ लगा सकता था। तो क्या ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, ये वाला सही है, नीचे वाला सही है? तो ऐसा आपके सामने बहुत बार होगा, ये पेपर में नहीं आने वाला, ये सबको पता है, लेकिन मैं आपको एक सोच देना चाहता हूं कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो क्या याद रखना, जिन भी दो ऑप्शन में फंसो ना, दोनों को ना ध्यान से पढ़ना कि उनमें जो पूरी बात कही गई है क्या पूरी सही है, आधा सच तो नहीं है, अर्ध सत्य पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है।
समझ में आया दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ना सबसे ज्यादा ध्यान सीयूटी की इंग्लिश की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना भी आपके पास वक्त बचा है उसमें सबसे ज्यादा वोकैबुलरी को लर्न करना, उसे रिपीट करना, रिवाइज करना, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दे लेना। पता है क्यों? क्योंकि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनका अलग से वेटेज है आपके सीयूटी इंग्लिश में, जबकि 12th क्लास में ऐसा नहीं था। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो क्या? क्योंकि जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, उसमें क्वेश्चन इंग्लिश के ऊपर तो पूछे ही नहीं गए, वहां तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन देखा गया, कितना दिमाग है। अभी हमने क्वेश्चन करे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, उसमें इंग्लिश का कुछ डिफिकल्टी लेवल था नहीं, कुछ भी नहीं, इंग्लिश में थोड़ा कुछ पूछा गया था। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में सवाल था, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, अकल दिखानी थी उसके अंदर बस। ठीक है, तो सिनोनिम्स अगर आपको याद करने हैं, उससे फायदा ये होगा कि भाई अलग से आपके स्पेसिफिकली क्वेश्चन है, सीईटी के पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपसे पैसेज के अंदर भी सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ पैसेज में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसका आप सिनोनिम बताओ, क्या बताओ? सिनोनिम बताओ, या फिर इसका अपोजिट वर्ड बताओ, या फिर कोई भी वोकैबुलरी आपसे पूछ ली गई, बताओ कि इसका क्या यूज हुआ था, 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो क्या करोगे? वो तरीका सुन लो। वैसे तो आपने वोकैबुलरी अच्छे से याद ही कर रखी होगी, तो आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, है ना? 12th क्लास वाला लेवल नहीं रहा। अगर फिर भी आपको वो सवाल नहीं आ रहा, वो वर्ड नहीं समझ आ रहा, तो क्या करो? पैसेज में जहां वो इस्तेमाल हुआ है ना, वेयर इज इट यूज्ड, पहले वो देख लो और वहां जाके उसका सेंस निकाल लो कि इसका क्या मीनिंग निकल सकता है। क्या पॉजिटिव मीनिंग है या नेगेटिव मीनिंग समझ में आ रहा है? पॉजिटिव है तो ऑप्शन जो नेगेटिव वाले वो अपने आप कट जाएंगे। तो इस तरह से ना एक तुक्का भी अगर आप लगाना चाहते हो तो उसका भी एक सेंस होगा, एक तरीका होगा, एक समझ होगी, तो ये आंसर भी आप अच्छे से कर सकते हो। आओ चलो कुछ क्वेश्चन दिखा दूं क्या? आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये दिखाता हूं, आप देखो कैसे बेवकूफों वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, पहले सॉफ्ट सिग्नल क्वेश्चन देखेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद कंफर्मेशन कर लेंगे। क्वेश्चन से भटकेंगे नहीं, क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा क्या गया बार बार वो सोचना है हमें, ठीक है? आओ चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको सबको समझ में आ रहा होगा, पढ़ पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फैक्ट that sports person are using methods like harassing and limiting other candidates opportunities shows that they are। मुझे नहीं पता पैसेज क्या है, मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूं बात क्या कही गई। ये कह गई कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना, वो अगर हैरेस कर रहे हैं अदर कैंडिडेट्स को, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, है ना, ये तो है ना, लिमिटिंग कर रहे हैं उनके कैंडिडेट्स की अपॉर्चुनिटीज को। इससे क्या दर्शाता है, ये चीज क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो एथिकल है, उनके अंदर बहुत सारे एथिक्स हैं, उनके अंदर मॉरल है ना, वो राइटियस है, उनका हक है ना, है ना? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अनएथिकल। वो क्या है भाई? अनएथिकल है, दूसरे को रोक रहे हैं। क्या इसके लिए मेरे को पैसेज पढ़ने की जरूरत थी? नहीं, पढ़ लूंगा तो कंफर्मेशन हो जाएगी। कॉन्फिडेंस क्या होगा कि पैसेज पढ़े, मुझे इसका एक का तो आंसर आता है, ये तो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा तो और भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दोस्तों देखो, ये फायदा है क्वेश्चन पहले पढ़ने का, इस स्ट्रैटेजी का जो मैंने आपको आज समझाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला देखते हैं थोड़ा, चलो जल्दी से देखते हैं। मैं आपको रैंडम करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी आएंगे एग्जैक्ट एग्जाम में, बस देख के पढ़ के देख लेते हैं। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स व्हाट डज नॉट हैपन। क्या नहीं होता है अगर स्पोर्ट्स पर्सन मोरली करेक्ट होता है? मोरली करेक्ट मतलब उसके अंदर संस्कार होते हैं, तमीज तहजीब होती है ना, वो भटकता नहीं है, ईमानदार होता है। तो क्या करता है वो, क्या नहीं करता है वो? ही स्टॉप्स एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, वो वायलेंस को स्टॉप नहीं करता है, नहीं कर लेता है भाई वो तो। ही स्टॉप्स प्लेइंग ऑन बैट्स, क्या वो जो बैट्स होता है, जो जुआ वगैरह होता है, वो नहीं खेलता है? नहीं नहीं, ये भी गलत है। ही गेट्स अदर्स इनटू सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि अगर मॉरली करेक्ट होता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या करता है? क्या करता है? नहीं नहीं भाई, वो नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ही गेट्स अदर्स इनटू सेक्सुअल हैरेसमेंट। चौथा भी देख लेते हैं कि वो क्या नहीं करता है। ही डज नॉट गिव अपॉर्चुनिटीज टू यंग प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। नहीं, गलत बात है। तो मॉरली करेक्ट तीनों चीजें तो थी, ए बी डी सही थी, लेकिन जो सी वाला था ना कि भाई वो हैरेसमेंट करता है किसी भी तरह का, अब एथिकली सही होकर हैरेसमेंट थोड़ी करेगा भाई, वो तो बेकार हो जाएगा। तो अपने आप में थोड़ा उलझाया हुआ क्वेश्चन था, लैंग्वेज उलझा रखी थी, लेकिन आंसर बड़ा सिंपल सा था। और देख लेते हैं ना, द अनएथिकल बिहेवियर इन स्पोर्ट्स लीड्स टू। अनएथिकल बिहेवियर जो होता है स्पोर्ट्स में, उससे क्या होता है? गाली गलौज करना अपने प्लेयर्स के साथ, बदतमीजी करना, रिश्वत खा लेना। ऐसा करने से क्या होता है? इससे प्रमोशन हो जाता है स्पोर्ट्समैन का, टीम में प्रमोशन। भाई सब जूते पड़ जाएंगे किसी से अगर ये बात बोल दी हमने। कितना बेहुदा ऑप्शन दिया गया। क्या काट दो? पहला काट दो। इससे क्या होता है? सक्सेस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन द फील्ड, उसका सक्सेस हो जाती है ना, बड़ा कामयाब हो जाता है ना, गाली गलौज करके, बेईमानी करके। वो उसने करा था ना, पाकिस्तान के प्लेयरों ने करा था ना, उन तीनों का करियर खत्म हो गया था कि नहीं हो गया था? बैन लग गया था भाई। तो ये अनएथिकल बिहेवियर चलता नहीं। अभी विराट कोहली पे भी फाइन लग जाता है अगर कोई घूर लेता है, अभी सब पे फाइन लग जाता है। कोई भी प्लेयर ना उस गेम से बड़ा नहीं होता।
कंटेनमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन मॉरल वैल्यूज। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मॉरल उसका खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अनएथिकल बिहेव करने से ये होता है। क्या मैसेज पढ़ने की भी जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। क्या टाइम बच रहा है मेरा? हाँ टाइम बच रहा है। अगर एग्जाम में मेरे को टाइम नहीं मिला पैसेज पढ़ने का, आंसर तो मैंने पहले ही लिख लिया ना, मैंने लगा दिया ना, कम से कम मेरे माइंड में तो है ना, कट 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 कर गोला दबा दूंगा ना, हाँ दबा दूंगा। लेकिन पैसेज पढ़ के अगर ये ना पढ़ने का टाइम मिला क्वेश्चन, क्या फायदा हुआ पैसेज पढ़ने का? दोस्तों कोई भी डाउट आ रहा है ना तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कॉमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, हर जगह मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। सीयूईटी के लिए मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाते चला जा रहा हूं, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं जो टाइम ज्यादा ना लगे। तो आप बाय डियर सर ऐसे टॉपिक नेम लिख के भी सर्च कर सकते हो। अब कौन सा टॉपिक आपको अर्जेंट में चाहिए, किस टॉपिक के लिए आप बेकरार हो, मुझे जरूर बताना। कुछ तो मैंने बनाए रखे और बनाए भी चला जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमेशा हाजिर हूं। वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताना, लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमेशा बने रहना हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।